एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, अभी तक हम एलएसी पे बात करते थे, आज हम एलओसी पे भी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। जो बॉर्डर टेंशन है वो डिसंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है। जैसे पेंगोंग सो जो लेक है उसके नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट से जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, तो जैसे स्टेटस को था, यानी कि मई 2020 से पहले जो स्थिति थी वैसी सिचुएशन दोबारा से हो रही है। ठीक है, और अपने जो ट्रूप्स हैं चाइना वहाँ से पुल बैक कर रहा है। बहुत सारे जो फ्रिक्शंस पॉइंट्स थे। इसके अलावा अभी आज एक जो गुड न्यूज़ है वो पाकिस्तान की साइड से कल ये जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, सो इवन एज इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट येट टॉकिंग। आपको पता होगा कि जब पठानकोट जो हुआ था उस टाइम से ही हम बातचीत नहीं कर रहे थे, और पिछले साल भी हम नहीं बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो ऐसा कहा जा रहा है मीडिया सोर्सेज से कि बैक चैनल्स काफ़ी टाइम से 3 महीने से ओपन थे। जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल एंड इमरान खान, इनकी तरफ से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, तो बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत चल रही थी। तो इस बातचीत का ये कंक्लूजन हुआ है कि अभी जो स्टेटमेंट आया है डीजीएमओ लेवल की टॉक्स का, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड से, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का ये जॉइंट स्टेटमेंट है कि वो पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आगे भी बातचीत करेंगे। एंड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड सीज फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑल अदर सेक्टर्स विद इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट 24-25 फरवरी। और 2020 में 4600 इंस्टेंस देखने को मिले सीज फायर वायलेशंस के पाकिस्तान के द्वारा इन 2020। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और यहाँ पे ये है फर्स्ट था इन डीप इंडिया पाकिस्तान चिल सीज फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान ऑन एलओसी एंड आईबी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के हैं डेटा कि 2018 में 2140, देन 2019 में इतने। तो इससे मतलब बहुत सारे हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। हमारे जो सिविलियन मतलब जो नॉर्मल आम जनता होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे क्या होता है, सीज़ फायर होता है, और 3 से 4 महीने के लिए ही केवल पीस वहाँ पे रहती है। बाकी वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल कंटेंशियस और ऐसे ही चलता रहता है ना। तो ये एलओसी का जो बॉर्डर है 776 किलोमीटर का, तो यहाँ पे पीस प्रोसेस होगी तो सारे ही सबके लिए ही ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अब ये जो पीस मतलब पहले से ये क्या था, जब इंडिया और पाकिस्तान थे, जब देश का विभाजन हुआ था, तो 1947 में और 1948 तक ऐसे वॉर होता रहा था। तो फिर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या कराया था बीच में, मतलब सीज़ फायर कराया था। तो उस टाइम पे एलओसी नहीं थी। ठीक है, तो वो 1971 तक, मतलब ये ऐसी सिचुएशन रही। 1971 में आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का दूसरा वॉर हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था, इस वॉर में जब एक बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री एक बनी। ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, यहाँ से फिर हटके। और फिर उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 में, जिसमें फिर इस सीज़ फायर जो यूएन के द्वारा जो नोटिफाई की गई थी सीज़ फायर, तो इसी को क्या कर दिया गया, एलओसी मतलब मेंशन कर दिया गया। उस टाइम पे हम चाहते तो हम अपना जो पार्ट है उसको और एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो यूएन ने जो बताया था बस हमने उसी पे चले। ठीक है, तो ये 1972 में फिर हमने काफ़ी सारे जो उनके जो ट्रूप्स थे जिनको उनको भी मतलब वापस उनको हैंड ओवर किया था। एंड अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस यही इसमें हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देन आज जो ज़्यादा न्यूज़ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल्स फ्रेम किए हैं टू होल्ड सोशल मीडिया ओटीटी अकाउंटेबल फॉर कंटेंट। ठीक है, तो ये देखने से पहले एक बार आप एक वीडियो देख लो ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल्स आर्टिकल सब इसी पे ही हैं। ठीक है, कविंद्र सचान की आवाज़ सुनोगे तो थोड़ा सा वो अपना हेडफोन थोड़ा हटा दो एक। ठीक है, कम कर लो। और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नए नियम बनाए हैं और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। नई गाइडलाइंस के दायरे में जहां एक ओर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहीं दूसरी ओर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे करीब 24 मंच इसके दायरे में आएंगे।
सोशल मीडिया के लिए जो नई गाइडलाइंस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कंटेंट हटाना होगा और हटाने से पहले यूजर को इसके बारे में बताना होगा। हर महीने कार्रवाई की जाएगी, यानी कि क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी मंथली सिस्टम होगा जिसके बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ ये जो नियम होंगे इनको लागू करना होगा और आपत्तिजनक जो पोस्ट होंगी उन्हें 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति उन्हें करनी होगी और साथ ही साथ एक डिजिटल सिस्टम और एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि जो भारत में स्थापित होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उसका जो लेयर है करीब 3 लेयर के उसमें सिस्टम को बनाया गया है और कंटेंट के हिसाब से कैटेगरी तय की जाएंगी। हालांकि इसमें ओवरऑल कंटेंट के नजरिए से 5 सब कैटेगरी होंगी और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक की सुविधा होगी और अपना एक सिस्टम उन्हें डेवलप करना होगा जिसकी अगुवाई केंद्र के मुताबिक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर सकते हैं, जो कि इसकी निगरानी में एक पैनल हो और साथ ही साथ सरकार भी ओटीटी के लिए एक अलग से सिस्टम डेवलप करेगी। और ये जो समय सीमा रखी गई है कि ये सब कुछ लागू करने के लिए करीब 3 महीने का वक्त दिया जाएगा ताकि उस नए सिस्टम और जरूरतों के लिहाज से, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये अपने आप को डेवलप करें और उस जरूरतों को पूरा करें जो सरकार ने नए दिशा निर्देशों में कहा है। तो समझेंगे कि असल में किस तरीके से ये नए गाइडलाइंस जो तो इन सारी जितना भी आपने सुना यही सब मतलब मेन सरकार की नीति है आगे की, और इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया के लिए क्या है, आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट दैट अथॉरिटीज़ कंसीडर एंटी नेशनल। ठीक है, तो ये इश्यूज़ हैं क्योंकि फर्स्ट ओरिजिनेटर की अगर बात होती है कहीं पे भी, अगर जैसे व्हाट्सएप पे है तो अगर फिर वहाँ पे मतलब आपको ढूंढना है कि कहाँ से ये मैसेज सर्कुलेट हुआ है, कौन किसने सबसे पहले ये मैसेज भेजा, तो वहाँ पे एक तरीके से व्हाट्सएप में जो एंड टू एंड डिक्रिप्शन होता था प्रीवियसली, तो उसकी ब्रीच की यहाँ पे बात मतलब हो सकती है। ऐसा जो कंसर्न है जो अपोज कर रहे हैं इस चीज़ का, तो उनका कहना है अपॉइंट ग्रीवेंसेस ऑफिसर रिजॉल्व कंप्लेंट्स इन 15 डेज में हो जाएगा। 5 मंथली कंप्लाइंसेस, जो मंथली कंप्लाइंसेस है, ठीक है, ऑन कंप्लेंट्स रिसीव, तो ये फाइल की जाएगी, उसके बाद एक्शन लिए जाएंगे। डिजिटल न्यूज़ पे ये है कि फॉलो जो PCI है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स, तो इसको फॉलो करना होगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ टू ओवरसी एडहेरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स, मतलब जैसे अब अगर हमारे यहाँ पे जैसे फिल्म्स हैं तो फिल्म्स को अभी कौन रेगुलेट करता है, सेंसर जो बोर्ड होता है वो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू क्या करें, अपना सेल्फ रेगुलेशन करें और उसके बाद मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें कि आप किस तरीके से क्या क्या आपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हो और क्या वो इंडिया की जो मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको थ्रेट तो नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर्ड होंगी। INB मिनिस्ट्री टू फॉर्म पैनल ओवरसाइट मैकेनिज्म। देन OTT प्लेटफॉर्म जो है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, अमेजोन हॉटस्टार, तो ये सब है। सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट इनको करना होगा इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज, यू यूनिवर्सल, A7 जो है 7+ ईयर्स के लिए, और U8 13+, UA 16+ एंड ए जो हो गई वो एडल्ट कैटेगरी के लिए। पेरेंटल लॉक्स भी रहेगा फॉर एनी कंटेंट क्लासीफाई एज UA 13+ और अबव। ठीक है, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होगा फॉर कंटेंट क्लासीफाइड एज ए यानी कि एडल्ट। तो ये सब गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार के द्वारा कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एंड रिक्वायर देम टू सेल्फ क्लासीफाई देयर कंटेंट इनटू 5 कैटेगरी बेस्ड ऑन द एज सुटेबिलिटी। तो एज सुटेबिलिटी की बात की गई है। इसके अलावा इसका जो नाम है नोटिफिकेशन का, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। तो एथिक्स की भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से, क्योंकि अभी इस मतलब एक ऐसा प्रिजम्पशन बन गया है कि अब जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है तो उसमें आपने काफ़ी सारी सीरीज़ ऐसे देखी होंगी जिसमें काफ़ी इश्यूज भी आए थे उनकी लैंग्वेज को लेके, है ना, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज थी। तो मतलब एक तरीके से लोगों के दिमाग में भी ये सारे पैटर्न चलते हैं कि ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, तो आने वाली जनरेशन को भी मतलब ऐसे ही लगे, मतलब बहुत सारे जगहों पे प्लेसेस में ये चीज़ें सच में हो भी रही हैं, तो इस वजह से भी ऐसा लगता है कि ये सारा जो दिखा रहे हैं वो सही भी है। तो यहाँ पे ये आगे के जो हम एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। अभी ये है, ठीक है, 2 डे टेस्ट एंड सिक्योरिटी, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से तो गुड न्यूज़ है ही, गुडविल जेस्चर हमने भी दिखाया। हमने ये किया कि जो इमरान खान है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ को हमने इंडियन
स्पेस यूज़ करने दिया श्रीलंका की विजिट के लिए, है ना। ये क्या, क्लोजर ऑफ ननगल हाइडल चैनल विल कॉज क्राइसिस इन सिटी। तो अगर हम बात करें जो दिल्ली को कहाँ से मतलब वाटर की सप्लाई होती है, रवि एंड ब्यास रिवर से। इसके अलावा यमुना इज़ प्रोवाइडेड टू दिल्ली थ्रू द मुनाक कैनल, ठीक है। तो हरियाणा में मुनाक कैनल है, और मुनाक कैनल को कहाँ से वाटर मिलता है, फ्रॉम द नंगल हाइडल चैनल और द भाखड़ा मेन लाइन, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट था ये जानना। देन नेक्स्ट टूल किट केस वाला तो आपको पता होगा, ग्रेटा थुनबर्ग वाला, जिसमें जो रवि है ना, उनको अरेस्ट किया गया था अभी। और ग्रेटा थुनबर्ग कौन है, स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने गलती से जो टूल किट थी वो क्या कर दी, ट्विटर पे पोस्ट कर दी थी अपने ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद से ही फिर जब उसमें सारी चीज़ें लिखी गई थी कि इस तरीके से मतलब किन लोगों से बात करनी है, क्या करनी है, तो उसको फिर स्टक डाउन मतलब उन्होंने डिलीट किया, फिर तब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देन अगेंस्ट इंडियन इथोस सेंटर अपोजेस सेम सेक्स मैरिज। अब मतलब ये बोलोगे आपकी, उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये हो सकती है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को कभी भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। उस टाइम पे जो प्रोविज़न दिया गया था वो सेक्शन 377 था ऑफ आईपीसी, ठीक है। आईपीसी इसमें ज़रूर ऐड करना, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड। तो ये क्या करता है, केवल ये क्या करता है, होमोसेक्सुअलिटी को कवर करता है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओनली इसको डिक्रिमिनलाइज किया कि ये कोई अपराध नहीं है, पर्टिकुलर एक ह्यूमन बिहेवियर है, बट नेदर इंटेंडेड टू नॉर डिड इन फैक्ट लेजिटिमाइज द ह्यूमन कंडक्ट इन क्वेश्चन। बस ये क्या है कि सेम सेक्स मैरिज जो है यहाँ पे इंडिया में, इसको लीगलाइजेशन अभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड इन झारखंड। तो झारखंड में जो है हजारीबाग बिलीव टू बी 900 ईयर ओल्ड, है ना। तो बुद्धा के और जो डेटी तारा हैं, उनके क्या मिले थे यहाँ पे, कुछ स्टैचूज मिले हैं। तो इनको लगभग तारा के एक वरद मुद्रा जो होती है, जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग डिपेंसिंग ऑफ बूंस, ठीक है, उनके स्टैचू मिले हैं। और 6 स्टैचू ऐसे मिले हैं जो बुद्धा के हैं। भूमिस पारसा मुद्रा, यानी कि जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग 5 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द अर्थ, सिंबलाइजिंग द बुद्धाज एनलाइटमेंट। अब बुद्धा के बारे में मतलब मेनली ये जो किससे कनेक्टेड है, जो बुद्धा में आपको पता है ना, हीनयान, महायान और ज़ेन, और इसके अलावा वज्रयान। तो वज्रयान में ही इसको तांत्रिक भी बोलते हैं, है ना, तांत्रिक बुद्धिज़्म, तो इसके ही फॉर्म होता है। तो वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से ये क्या करते हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये वज्रयान जो सेक्ट है ये फ्लोरिश हुआ था इंडिया में 6 to 11 सेंचुरी में। एंड एएसआई ने अभी इसको क्या किया है, साइंटिफिक डेटिंग मतलब इस स्ट्रक्चर की नहीं निकाली है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है पाला पीरियड को बेस्ड ऑन अर्लियर फाइंडिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट। बाकी गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होगा कि सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और लुम्बिनी में ये बॉर्न हुए थे, शाक्य क्लैन से, मतलब इनके जो फादर थे शाक्य क्लैन के थे, है ना। इसके अलावा जब 29 ईयर के थे तो उस टाइम पे ये ही लेफ्ट हिज होम और ये चले गए थे अपना। फिर 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ मेडिटेशन इन्होंने किया, फिर इनको बोधि की प्राप्ति हुई, दैट इज़ नोन एज एनलाइटमेंट, है ना। तो उसके बाद कहाँ पे प्राप्त हुई, वो बोध गया एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पे प्राप्त हुई। फिर इन्होंने जो था फर्स्ट सरमन अपना रिलीज़ किया था, जो पहला उपदेश था, कहाँ से किया था, सारनाथ से किया था। सारनाथ कहाँ पे, वाराणसी में, यूपी में, है ना। तो यहाँ से इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन रिलीज़ किया। इसी सरमन को क्या मतलब उनको बोला गया, धर्मचक्र परिवर्तन। और इसके बाद जब इनकी मतलब ये पास हो गए, इनकी मृत्यु हुई, तो फिर कुशीनगर में हुई, तो इसको क्या बोला गया, महापरिनिर्वाणा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वो सब तो पता ही होगा आपको कि मिडिल पाथ है, कि जब कुछ समझना है तो मिडिल पाथ को अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग, है ना। और त्रिपिटकास की बात होती है, विनय पिटक, सुट्ट पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आप इन पिटक्स में क्या क्या है तो वो बताना कि क्या क्या इसमें आता है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किस कौन पिटक किसके हैं या क्या है, पिटक में क्या है, ठीक है, क्या सेंस है उनका, ये पूछेंगे। एंड बाकी व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट इसको बोलते हैं, जो तांत्रिक सेक्ट है, ठीक है, व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। तो ये भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, इतना इनफ है अभी के लिए। देन अकाउंटेबिलिटी विद कॉस्ट। तो ये सेंटर के वही रूल्स हैं, आईटी रूल्स ब्रिंग आंसरेबिलिटी इन डिजिटल इकोसिस्टम बट दे आल्सो इंक्रीज पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ये अपोज में एक आर्टिकल है, और ये वाला जो यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो ये सपोर्ट इस को कर रहा है, ठीक है, जो डिजिटल एरिया कि ये बिल्कुल अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, ऐसा मतलब डिमांड भी है। क्योंकि अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम की, तो अब एक हमें न्यू नॉर्मल के साथ जीना है, ठीक है। कोविड-19 के बाद से क्या हो गया, वी
वी हैव टू मतलब लिव दिस वे। सो सिटीजन्स को मतलब जो डिजिटल प्राइवेसी की बात हम करते हैं, इंटीग्रिटी, फ्रीडम और एक्सप्रेशन की, डेटा लोकलाइजेशन की, सॉवरन कैपेसिटी की, तो ये सारे तो क्या है मतलब जो नेशन की डिजिटल इकोनॉमी है उसका क्या है, ये इनवॉयलेबल नेसेसिटीज़ हैं। तो ये हमें इसके साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है ऑथर के द्वारा। एंड यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या मतलब इसके अपोज में बात की गई है। हमने वो तो देख लिया कि क्या स्ट्रक्चर था, जैसे एथिक्स के लिए एक बनाया है, बाकी सेल्फ रेगुलेटरी मेजर उनको